दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अगले भाग में हम आपके साथ उपस्थित हैं। हम जो पढ़ रहे थे दोस्तों, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में। तो हमारे पास यह जो विधियां हैं, जो चौथी विधि आज हम पढ़ेंगे, वाद विवाद विधि। इसमें बाल किस प्रकार से अपने आप का परिवर्तन करते हैं उनके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं मित्रों। यह विधि जो होती है उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है दोस्तों, हायर सेकेंडरी जिसमें हम बोलते हैं। यह जो विधि है किसी भी विषय के शिक्षण में इस पद्धति का सरलता से उपयोग किया जाता है। इस वाद विवाद औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूप में कराया जाता है दोस्तों। औपचारिक का मतलब होता है सामने बिठाल कर कराना, अनौपचारिक मतलब वाद विवाद हम वर्चुअल भी करा सकते हैं उनका। शिक्षक इसमें बालकों को वैयक्तिक तथा सामूहिक दोनों रूप से समस्या देते हैं। वैयक्तिक मतलब हम उसको अपने स्वयं के लिए दे दिए और उससे हम अपने टीचर उनके साथ वाद विवाद करें, और या तो हम सामूहिक रूप से मतलब बहुत सारे बच्चों को बिठा दें और टॉपिक दे दें और वो आपस में उस टॉपिक पर चर्चा करें, या दोनों रूप से वाद विवाद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं बालक भी समस्या प्रस्तुत कर सकता है। इसका ये मतलब है बालक बता सकता है कि सर मुझे इस टॉपिक में चर्चा करनी है। समस्या के प्रस्तुत हो जाने के बाद शिक्षक उसके लिए उपलब्ध सामग्री के सूत्रों को बता देता है कि क्या क्या चीजें लगनी है उस जो टॉपिक है उसको समझने के लिए। तथा छात्रों का क्या काम होता है मित्रों, इसमें देखते हैं हम। छात्र स्वयं उन सूत्रों से समस्या संबंधी सामग्री को एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, समस्या संबंधी सामग्री को इकट्ठा करेंगे और इसके उपरांत वे उस पर वाद विवाद करते हैं तथा उसके हल के लिए सुझाव प्रस्तुत करते हैं। इसमें शिक्षक का कार्य केवल पथ प्रदर्शन होता है। पथ प्रदर्शन मतलब मार्गदर्शक होता है। पथ प्रदर्शक मतलब मार्गदर्शक, वह उनको सिर्फ बता सकता है कि आप ऐसा ऐसा करें। विधि में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या विशेषता होती है मित्रों, देखने का प्रयास करें हम इन विशेषताओं को। यह जो वाद विवाद विधि है इसके प्रयोग से सामूहिक शिक्षण के दोषों को दूर करने में बहुत सहायता मिलती है। सामूहिक शिक्षण के दोष क्या होते हैं दोस्तों, जैसे हमने बालकों को एक साथ बिठा लिए हैं, लड़ना झगड़ना ये सारी चीजें उनके बीच में होती हैं, बच्चों के बीच में एक दूसरे को कमेंट पास करना। तो जब उनको सामूहिक रूप से हम उनको एक कोई टॉपिक देकर बिठालते हैं तो उनके एक समूह में रहने की एक भावना उत्पन्न होती है। उस समूह से वो दूसरों की हेल्प करना सीख जाते हैं। टॉपिक को किस प्रकार से हमको एक दूसरे को समझना है और समझाना है, इस पर वह वाद विवाद से यह दोष दूर हो जाता है दोस्तों। इसके द्वारा बालक स्वक्रिया द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं। अपने खुद की क्रिया से वो देखता है कि मैंने क्या बताया वह सही निकल गई, तो वह अपने अर्जित ज्ञान को क्या कर लेता है, अपने अंदर संजो लेता है। बालक की व्यक्तिगत समस्याओं व शंकाओं का समाधान हो जाता है। अब बालक जो भी समस्या वहां पे उत्पन्न हुई है उसको पूछता है या तो बोलता है, तो टीचर उस वाद विवाद में उनकी समीक्षा करता है और समीक्षा करने के बाद जो सही है गलत है उनके हिसाब से उनको बताता है बालकों को। तो बालक की व्यक्तिगत समस्याएं और उनकी संख्या यहाँ पे क्या हो गई दोस्तों, समस्या समाधान हो गई। इसमें बालक का मानसिक विकास संभव है। अब मानसिक विकास कैसे किया, बहुत सारे बच्चों के साथ वो बैठा हुआ है और अपने तर्क को वो उनके सामने रखता है और वो तर्क सही हो जाते हैं, तो उनका मानसिक विकास होता है बालक का। इस प्रयोग से बालक समस्या हल करने की रीतियों से परिचित होता है कि वह किस प्रकार से किसी समस्या को हल कर सकता है, और इस ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करने में वह समर्थ हो जाता है। तो यह वाद विवाद बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है दोस्तों। तो यह तो हर एग्जाम में काम आती है, वाद विवाद मतलब हर स्कूल के स्तरों में काम आती है, और यह तो इंटरव्यू तक में वाद विवाद में काम आती है दोस्तों। इसके द्वारा छात्र अपने विचारों को सुव्यवस्थित रूप से प्रकट करना सीख जाते हैं। अपने विचारों को सुव्यवस्थित मतलब एक सही ढंग से, जैसे अभी टीवी में हम डिबेट देखते हैं, वो भी तो वाद विवाद है। टीवी में जो डिबेट चलती है किसी भी टॉपिक को लेकर, वह वाद विवाद से ही निकला हुआ एक प्रकार है दोस्तों। तो जो है हम बालकों को अभिव्यंजना की शक्ति होती है, मतलब वह बोलने की क्षमता बढ़ती है उससे, वाद विवाद से। वह चार लोग जो बैठे हैं उनको किस प्रकार से संबोधित करके बोलना है, क्या गलत है क्या सही है, उसको यह ज्ञान हो जाता है। और वाद विवाद करने से उसके अंतर्मन की जो जो भी चीजें हैं वो सब निकल जाती हैं। जैसे हम ये आगे देखेंगे प्रयोगशाला पद्धति। अब प्रयोगशाला पद्धति क्या होती है दोस्तों, यह स्कूल में की जाती है। स्कूल में या कॉलेजों में प्रयोगशाला होती है, वहाँ पे हम विज्ञान के अनेक मॉडल्स को बनाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रयोगशाला का उपयोग करते हैं। आगे देखें दोस्तों, तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने प्रत्येक विषय के लिए अपनी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए बाध्य किया है। हर सब्जेक्ट की होती है दोस्तों, हिस्ट्री की होती है, पॉलिटिकल जियोग्राफी की होती है, हर चीज की यहाँ पे अब तो प्रयोगशाला होने लगी है, क्योंकि हम एक सुव्यवस्थित ज्ञान को हम अध्ययन करते हैं दोस्तों इसमें। आधुनिक विचारधारा ने सामाजिक विषयों के लिए प्राकृतिक विज्ञान की भांति प्रयोगशाला स्थापित करना आवश्यक बताया है। और नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है,
इसलिए इसको एक प्रयोगशाला का विशेष कक्षा की आवश्यकता होती है, जिसमें इसके अध्ययन हेतु उपयुक्त सामग्री की सुचारू रूप से रखा जा सके। दोस्तों, विशेष कक्षा के पक्ष में विद्वानों का विचार है कि इसके द्वारा विषय के शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण स्थापित किया जाए। अब वातावरण वहां पे उपयुक्त होगा तो बालक क्या करेगा, अपने हिसाब से वहां पे प्रयोगशाला में अपना अध्ययन कर सकता है, जिसमें रहकर बालक में उस विषय के लिए रुचि उत्पन्न हो जाए। और रुचि उत्पन्न होगी तभी तो जाके वो चिंतन करेगा और तर्क करेगा और सोचेगा, विचार करेगा, विवेक लगाएगा और उसमें अपना प्रयोग करेगा। दूसरे इस विशेष कक्ष या प्रयोगशाला का लाभ यह है कि शिक्षक उपयुक्त सामग्री का विषय के अध्ययन के समय उपयुक्त स्थान पर प्रयोग करने में समर्थ होता है। और तीसरे में यह पता चलता है कि इससे शिक्षक के समय की बचत हो जाती है। यदि विशेष कक्ष नहीं है तो जहां उसका सामान रखा रहता है वहां से उपयुक्त सामग्री का चयन करते हैं तथा एक कक्ष से दूसरे कक्ष में ले जाने में पर्याप्त समय व्यय होता है। चौथे में क्या होता है दोस्तों, इससे सामग्री के टूटने फूटने खराब होने का डर नहीं रहता यदि प्रयोगशाला एक जगह हो जाए और सुव्यवस्थित रूप से वह हमको मिल जाए तो। इस पद्धति से के लिए शिक्षक कार्यों का निर्धारण करता है कि क्या कार्य बालक करेंगे। वह बालकों को निर्धारित कार्यों की संक्षिप्त रूपरेखा, उनकी सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए सूत्रों को बता देता है, किस प्रकार के आपको इसको करना है। इसके पश्चात छात्र अपनी रुचि, इच्छा, योग्यता, गति के अनुसार प्रयोगशाला में काम करते हैं और इस समय शिक्षक उनका सिर्फ क्या काम करता है दोस्तों, पथ प्रदर्शन का काम करता है, बस वो रास्ता बताने का काम करते हैं शिक्षक। आगे हम इसमें देखें शिक्षक और भी क्या क्या चीजें उनके लिए करता है छात्रों के लिए, तथा उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों का समाधान ही शिक्षक करता है। जब बालक अपना कार्य पूरा कर लेते हैं तब भी शिक्षक को देते हैं, जब बालक अपना काम पूरा कर लेंगे तभी तो शिक्षक को दिखाएंगे। वह उनको दूसरा कार्य निर्धारित करता है, उनके कार्य पर उनकी उन्नति तय की जाती है कि वह किस क्षमता से वह कार्य को कर लेता है, कितनी जल्दी से, कितनी तीव्रता से और किस ज्ञान से वह एक कार्य को करता है। इस प्रकार इस विधि के उपयोग से सामूहिक शिक्षण तथा प्रचलित परीक्षा पद्धति के दोषों को किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें बालक स्वक्रिया द्वारा तथा अपनी योग्यता के अनुसार, गति के अनुसार सीखता है तथा वह व्यक्तिगत शिक्षण पर बल देता है। यह जो प्रयोगशाला विधि है दोस्तों, यह व्यक्तिगत शिक्षण पर क्या देती है, बल देती है, सामूहिक रूप से नहीं देती है। प्रयोगशाला में किन किन वस्तुओं का होना आवश्यक है, इसके उत्तर में निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। इसमें देखें दोस्तों, सामान्य कक्ष से बड़ा कक्ष जिसमें कम से कम एक समय में 30 बालकों के स्वाध्ययन करने के लिए स्थान मिल सके, मतलब वो अपना प्रैक्टिकल कर सके दोस्तों। कुर्सी तथा मेज ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्र प्रयोग कार्य करने के लिए उपयुक्त हों और उनका ऊपरी भाग एक सा तथा चिकना हो, जिस पर भी मानचित्र आदि का सरलता से निर्माण कर सकें। श्यामपट तथा सूचना पट होना चाहिए। यहाँ पे सूचना, विभिन्न सूचना चार्ट, रेखा कृतियां, मॉडल, मानचित्र आदि होने चाहिए। यहाँ पर पुस्तकों के रखने हेतु अलमारियां आदि होनी चाहिए। दीवार में हो तो अच्छा है, इससे स्थान को बचत हो जाएगी। पत्र पत्रिकाएं होनी चाहिए, रेडियो होने चाहिए, फिल्म तथा प्रोजेक्टर होने चाहिए, मंजिल लालटेन होनी चाहिए, सारी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। अब अगली जो मेथड है दोस्तों हम इसमें पढ़ देंगे मस्तिष्क विप्लव आव्यूह। क्या पढ़ें दोस्तों हम इसमें, आगे की जो मेथड है हमारे बाल केंद्रित शिक्षा की, उसमें हम मस्तिष्क विप्लव आव्यूह के बारे में पढ़ना चालू करते हैं दोस्तों। मस्तिष्क विप्लव नीति समस्या केंद्रित होती है दोस्तों। कैसी होती है, समस्या केंद्रित होती है। क्या समस्या है उसको केंद्रित करके हम चलते हैं। छात्रों के समक्ष एक जटिल समस्या प्रस्तुत करते हैं की जाती है, जिसमें छात्र समूह मिलकर समस्या के प्रति शीघ्रता से विचार विमर्श करते हैं, चिंतन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं और इस तरह अंत में समस्या का समाधान खोज निकालते हैं। छात्रों के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि जिससे वे क्या करते हैं, जिसके लिए छात्रों के मस्तिष्क में उथल पुथल मच जाती है। उथल पुथल मचने का क्या काम है, वो विचार करें, विवेक लगाएं, सोचें, समझें, क्या करें, उथल पुथल मच जाती है। वे पूरे जोर शोर से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। प्रश्न सतही नहीं होते हैं। एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा रहा है। यहाँ पे हम ये उदाहरण देखें कि प्रश्न किस प्रकार का होता है। देखें दोस्तों, कक्षा में शिक्षक ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया, उस प्रश्न से समझते हैं दोस्तों। प्रश्न यह है, 4 गमलों को इस तरह से सजाओ कि किसी भी 2 गमलों के बीच की दूरी समान रहे। 4 गमलों को कैसे मतलब हमको सजाना है दोस्तों कि 2 गमलों के बीच की दूरी कैसी रहे, समान रहे। बताओ कैसे सजाओगे। यह प्रश्न सरल नहीं है। समूह के सदस्य अपने अपने विचार शीघ्रता से प्रस्तुत करते जाते हैं, जिन्हें शिक्षक कागज या सामपट पर लिखता जाता है। जितने छात्र चाहें अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक विचार बिंदु पर चिंतन, तर्क या वार्तालाप होता है और अंत में समस्या का समाधान प्राप्त कर लिया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, मस्तिष्क विप्लव आव्यूह की रचना कर लेते हैं दोस्तों। आगे के अब इसको कब प्रयोग करना चाहिए ये मेथड को दोस्तों, हमारी जो मस्तिष्क विप्लव मेथड है, कब प्रयोग करें, जब कक्षा में शीघ्रता से किसी समस्या का हल चाहिए।
जब ज्ञानात्मक पक्ष में उच्च स्तरीय उद्देश्यों को प्राप्त करना लक्ष्य है। गुण क्या है इस मेथड के दोस्तों? ज्ञानात्मक व भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों की पूर्ति में अत्यंत लाभदायक सहायक होती है दोस्तों। बच्चों का ज्ञान बढ़ाना हो, भावनात्मक रूप से जुड़ी, जैसे मान लीजिए कि हमको हमारे स्कूल में कॉरिडोर बनाना है, मान लीजिए हमारे स्कूल में हमको क्या बनाना है, गार्डन बनाना है, तो बच्चों को हम भावनात्मक रूप से दिखाएंगे। पहले दूसरा स्कूल दिखाएंगे, उसको दूसरे स्कूल में ले जाएंगे, वहां के गार्डन दिखाएंगे। बालक सोचेगा यार मेरे स्कूल में भी ऐसा गार्डन होना चाहिए, तो बालक को पहले हमने मोटिवेट कर दिया दूसरे गार्डन दिखा के। अब उसके लिए हम क्या बताएंगे कि हमारे यहाँ गार्डन बनाना है, तो पूरे बच्चों को बताएंगे, बालकों को कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि बेटे ये चीजें यहाँ पे लगनी है, तो बच्चे सोचेंगे नहीं हम कहाँ कहाँ से ये चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ज्ञानात्मक, उनके ज्ञान में भी वर्धन होगा, भावात्मक रूप से वो जुड़ जाएंगे उस काम से, तो हमारी ये उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। हमने उनको प्रश्न दे दिया और बालक अब इस पे चिंतन करेगा, विचार करेगा कहाँ से कौन सी चीजें इकट्ठी करनी है। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास हो जाता है मित्रों। यहाँ पर सामूहिक चिंतन एवं विचार विमर्श द्वारा अच्छे सुझाव सामने आने लगते हैं कि कैसे हमको हमारे गार्डन को बनाना है। स्वतंत्र चिंतन व अवसर मिल जाता है, यहाँ पर स्वतंत्र उनके चिंतन विचार हमको मिलते हैं। मौलिक चिंतन का विकसित करती दोस्तों। दोष क्या है, यहाँ पे अधिक बोलने वाले छात्र प्रमुखता प्राप्त कर लेते हैं और छोटी कक्षा में प्रयोग कम होना चाहिए इसका, और शर्मीले छात्र सक्रियता से भाग नहीं लेते हैं ऐसी मेथड में दोस्तों। तो आगे के अंक में हम मित्रों स्वतंत्र अध्ययन विधि का अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बाल केंद्रित शिक्षा जो है वह बालकों को प्रगतिशील बना सकती है। इस पर हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। जय भीम साथियों। हम कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे हैं। कि जनगण मन में हमारी भी मानती हो।